आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप के लिए हुडको से 1 लाख करोड़ का करार, 30 दिन में मिलेगा जमीन का मुआवजा। खान सर को गिरफ्तारी से 4 दिन और राहत, दोनों गार्ड की जमानत पर सुनवाई भी टली। चिराग पासवान ने कहा, भरत तिवारी का मर्डर हुआ, एनकाउंटर में शामिल सभी गिरफ्तार हुए। पटना प्रशासन का अहम फैसला, पटना के कोतवाली थाना परिसर में अब जुमे की नमाज नहीं अदा की जाएगी। और बीपीएससी कार्यालय में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और छात्र नेता पहुंचे, लंबित परीक्षाओं की तिथि जल्द घोषित करने की मांग। बिहार में 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने को लेकर सम्राट चौधरी सरकार ने हुडको से 1 लाख करोड़ रुपए का करार किया है। इन नए शहरों को विकसित करने के लिए कुल 7 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। हुडको के अलावा 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश बाहर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में पटना स्थित लोक सेवक आवास में नगर विकास और आवास विभाग और हुडको के बीच इसको लेकर करार हुआ। सीएम ने कहा कि किसानों को महज 30 दिन के भीतर जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यह समझौता बिहार के शहरी विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। राज्य में आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर आवास, उच्च स्तरीय नागरिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 3 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में टाउनशिप विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में टाउनशिप बसाई जाएगी, वहां के स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों को लैंड पूलिंग के जरिए इसमें भागीदार बनाया जाएगा। इसके अलावा जो भी किसान मुआवजा के लिए आवेदन देंगे, उन्हें 30 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा, यानी महज 1 महीने के भीतर ही मुआवजा की राशि रैयतों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से बिहार के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। बड़े पैमाने पर निजी और संस्थागत निवेश आएगा, निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि नए शहरों को इंडस्ट्रीज और एजुकेशन के हब में विकसित किया जाएगा। इससे बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे खुलेंगे। नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहरों में सभी तरह के अत्याधुनिक नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें सड़क के नेटवर्क से लेकर पेयजल, सीवरेज, बिजली आदि मूलभूत सुविधाएं होंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलेगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। कमर्शियल और सामाजिक संरचनाएं भी बनाई जाएंगी ताकि लोगों को वर्ल्ड क्लास शहरी जीवन का अनुभव हो चुके। इन प्रमुख शहरों के पास सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी। पटना पाटलिपुत्रा टाउनशिप, गया मगध टाउनशिप, मुजफ्फरपुर तिरहुत टाउनशिप, भागलपुर विक्रमशिला टाउनशिप, छपरा सारण टाउनशिप, सोनपुर हरियाणा टाउनशिप, दरभंगा मिथिला टाउनशिप, पूर्णिया टाउनशिप, मुंगेर अंग टाउनशिप, सहरसा कोसी टाउनशिप, सीतामढ़ी सीतापुरम टाउनशिप और रोहतास डेरी टाउनशिप। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। पटना सिविल कोर्ट से इस वक्त की एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। जाने माने शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान और उनके 2 बॉडीगार्ड से जुड़े मामले में आज होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है। दरअसल आज पटना के डिस्ट्रिक्ट जज रुपेश देव की अदालत में खान सर और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका यानी बेल पिटीशन पर अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के छुट्टी पर होने की वजह से आज इस मामले पर बहस नहीं हो सकी। उनकी अनुपस्थिति में प्रभारी कोर्ट के तौर पर एडीजे 2 यानी अतिरिक्त जिला जज द्वितीय ने मामले को देखा और सुनवाई के लिए अगली तिथि 7 तारीख मुकर्रर कर दी है। इस पूरे मामले पर पटना सिविल कोर्ट के बाहर खान सर के वकील ने मीडिया से मुखातिब होते हुए स्थिति साफ की है। उन्होंने बताया कि कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह की देरी नहीं की जा रही है, बल्कि आज जज साहब की अनुपस्थिति के कारण यह फैसला लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि अदालत परिसर के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए
वकील साहब ने इस मामले में और क्या कुछ कहा। आज जज साहब छुट्टी में है और वो गया हुए ट्रेनिंग में, जैसा इन्फॉर्मेशन है बाय द स्टाफ्स ऑफ द कोर्ट, तो इसलिए सुनवाई 7 को गई है। उस दिन ही फाइनल आर्गूमेंट होगा। जो भी मांग की गई थी वो सब सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब 7 को होगा और इन लोग का जो भी नो कोर्सिव था उसको एक्सटेंड कर दिया गया सभी लोगों का। आज सुनवाई के लिए डेट फिक्स था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज आज छुट्टी पर थे। उनके जगह इंचार्ज कोर्ट एडीजे 2 थे। एडीजे 2 के द्वारा इस मामले को आज के लिए एडजर्न कर दिया गया है। अगली तिथि 7 तारीख को। तीनों बेल पिटीशन का साथ में ही सुनवाई होना है। तीनों ही साथ में ही चलेगा और तीनों ही बेल पिटीशन पे साथ में सुनवाई 7 तारीख को। डेट पर डेट नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट कॉल करवाया गया था, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे नहीं, इसलिए आज के लिए टल गई। बिहार के भोजपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव पहुंचे। चिराग पासवान ने वहां मृतक भरत तिवारी के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। भरत तिवारी की मां आशा देवी और उनके भाई बहन से मुलाकात के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। चिराग पासवान ने पीड़ित मां के आंसू पोंछते हुए उन्हें ढांढस बढ़ाया और साफ शब्दों में कहा कि भरत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने बिहार पुलिस की कार्रवाई और कथित एनकाउंटर पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने दो टूक कहा कि यह कोई पुलिस एनकाउंटर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी और सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। परिवार लगातार दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांग कर रहा है। यह साफ तौर पर हत्या का मामला है। मैं इस पूरे विषय को लेकर देश के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करूंगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करूंगा। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने चिराग पासवान से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई और कहा कि अब उन्हें प्रशासन पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान पर भरोसा है। चिराग पासवान के इस दौरे के बाद अब पीड़ित परिवार को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इस मौके पर चिराग पासवान के साथ लोजपा विधायक दल के नेता राजू तिवारी और मंत्री संजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस घटना के बाद से इलाके में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है और अब यह देखना होगा कि केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आइए आपको सुनाते हैं चिराग पासवान का वो पूरा बयान। प्रशासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा की गई है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा
कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया, और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं, चुन चुन कर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। और अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच रहा है। आगे किसी भरत तिवारी के बख्शा साथ ऐसा किसी ना हो, को ये नहीं जाएगा, और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट सही जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, मैं मुख्यमंत्री से बात करके उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर उठाएंगे। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना के ऐतिहासिक कोतवाली थाना परिसर में अब जुम्मे की नमाज अदा नहीं की जाएगी। यह फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि जिला प्रशासन, कोतवाली मस्जिद कमेटी और स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों के बीच हुई एक बेहद सौहार्दपूर्ण बैठक और आपसी सहमति के बाद लिया गया है। दरअसल पूरा मामला व्यवस्था और आम लोगों की सहूलियत से जुड़ा हुआ है। कोतवाली थाने के ठीक बगल में कोतवाली मस्जिद स्थित है। हर शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन वहां नमाज अदा करने के लिए अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ती है। मस्जिद परिसर छोटा होने और नमाजियों की संख्या अधिक होने के कारण अक्सर भीड़ कोतवाली थाना परिसर तक पहुंच जाती थी और लोग वहां नमाज अदा करने लगते थे। इसकी वजह से शुक्रवार को कोतवाली थाने में अपनी फरियाद लेकर आने वाले आम लोगों, पीड़ित परिवारों और पुलिस गाड़ियों के आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस पूरे मामले को लेकर एक स्थानीय नागरिक ने सरकारी सहयोग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत का सम्मान लेते हुए विधि व्यवस्था के एडिशनल एसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद और कोतवाली थानाध्यक्ष अजय कुमार ने पहल की। इसके बाद मस्जिद के इमाम और स्थानीय गणमान्य लोगों के साथ थाने में ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। घंटों चली इस बैठक में बेहद सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। सभी पक्षों ने माना कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से थाना परिसर को इस तरह के आयोजनों से मुक्त रखना जरूरी है। इसके बाद आपसी सहमति से यह बड़ा निर्णय लिया गया कि अब जुम्मे की नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद परिसर के अंदर ही पढ़ी जाएगी। थाना परिसर का इस्तेमाल इसके लिए नहीं किया जाएगा। देखिए, एक ज़माने से कम 30 वर्ष से मैं यहाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ इस मस्जिद में। काफ़ी भीड़ हो जाने की वजह कर लोगों को, जब मस्जिदें सब तल्ले में लोग भर जाते थे, तो जुम्मे की नमाज बगल वाली कोतवाली के परिसर में पढ़ी जाती थी। उसके बाद इसके दाहिने तरफ भी एक जगह है, वहाँ भी पढ़ी जाती थी। लेकिन इस तरफ शायद ममानियत हो गई है, किसी ने कोतवाली थाने में आके ये शिकायत दर्ज कराई है, तो हम लोगों को बुलाया गया, मुझे, इमाम साहब को और 1-2 आदमी और थे, वो भी हमारे साथ गए थे। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। डीएसपी साहब थे, हमारे एसएचओ साहब थे, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर नमाज अदा नहीं होगी। हम लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया कि अच्छी बात है, हमको प्रशासन के साथ रहना है, यहाँ पर आप जो बोलेंगे हम उसको मानेंगे। उनकी बात पर हम लोगों ने अमल किया। अब कोई आपत्ति नहीं है। नमाज होती है, हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चले जाते हैं। जुम्मे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग आ जाते हैं, जिस वजह कर कुछ मिनटों के लिए वहाँ लोग इकट्ठा होते थे, नमाज़ पढ़ते थे। वो भी किसी तरह की खाने की, किसी तरह की किसी कार्य में
कोई बाधा नहीं पड़ती थी। अब तो नहीं जाइएगा आपको पढ़ने? हाँ, अभी जब मना कर दिया गया है तो ज़बरदस्ती थोड़ी ही जाएंगे। हाँ, मस्जिद के दाहिने तरफ एक जगह दी गई है, बल्कि है, उस तरफ जो लोग बच जाते हैं वो नमाज उसमें अदा करते हैं। थाना की तरफ से दिया गया है कि आप लोग को पहले से था? तो पहले ही से था, वो जगह है। और बाकी इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी जो मुझे नहीं है वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन फिलहाल जो हमारे जानकारी है वो मैं आपको दे रहा कितने हूँ। साल से आप लोग नमाज अदा कर रहे थे साहब? हमको तो कम से कम 30 साल हो गया है इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए। ना लो, अब जो लोग सियासी रंग देना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है, उसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। बिहार में युवाओं के भविष्य और नौकरियों से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी कार्यालय में शुक्रवार को भारी संख्या में परीक्षार्थी और छात्र नेता पहुंचे। इन अभ्यर्थियों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आयोग की कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं पिछले 3 वर्षों से लंबित है। युवाओं का कहना है कि साल दर साल बीत रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं की तारीखें घोषित नहीं की जा रही है, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में है। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने बीएसएससी के सचिव और ओएसडी से मुलाकात की और एक मांग पत्र सौंपा। हालांकि आयोग ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि परीक्षा की तैयारी तेज कर दी गई है और जिला प्रशासन से तालमेल बिठाकर जल्द ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन छात्रों ने साफ किया है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब देखना यह होगा कि आयोग इस 15 दिनों के अल्टीमेटम के भीतर परीक्षाओं की तारीखें जारी करता है या बिहार के युवाओं को एक बार फिर सड़कों पर उतरना पड़ता है। इस पूरे मामले पर छात्र नेता दिलीप ने मीडिया से बात करते हुए आयोग और सरकार को क्या खुली चेतावनी दी है, सुनिए उनकी इस खास बात में। अभी हम लोग बीएसएससी ऑफिस आए हैं और अभी हम लोगों की मुलाकात बीएसएससी के सचिव महोदय और ओएसडी महोदय से हुई और हम लोगों ने मांग रखी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, बीएसएससी सीजीएल 4 यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय, बीएसओ और परिचारी एवं अन्य सभी लंबित परीक्षाओं का एग्जाम डेट घोषित हो। 25% संविदा वेटेज को हटाया जाए, परीक्षा ऑफलाइन कराई जाए, पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराई जाए और साथ में पेपर लीक न हो, धांधली सेटिंग न हो, इसके लिए भी ठोस उपाय किए जाए। हमने कुछ उपाय भी बताया कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग कैसे रोका जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि जो उपाय आप बता रहे हैं उसको हम लागू करने का प्रयास करेंगे। संविदा वेटेज हटाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला है, पर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हम लोगों को आदेश आया था, तो इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा कि आप एक लेटर भेजिए कि अभ्यर्थी ऐसा मांग कर रहे हैं कि संविदा वेटेज हटाया जाए, क्योंकि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में भी एनसीएल का मुद्दा आया था, तो हम लोग आंदोलन किए थे और उसके बाद बीएसएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर भेजा था और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बीएसएससी को अपने तरफ से लेटर भेजा कि अभ्यर्थियों की जो मांग है उसको मान लिया जाए और अभ्यर्थियों की मांग मानी गई थी। तो इसी तरह आप संविदा वेटेज को लेकर एक लेटर भेजिए सामान्य प्रशासन विभाग को कि अभ्यर्थी संविदा वेटेज हटाने की मांग करे। इस पर उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे लेटर और हम लोग भी अपने स्तर से संविदा वेटेज हटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास भी जाएंगे। और ऑफलाइन परीक्षा कराने पे भी उन्होंने कहा है कि हम लोग ऑफलाइन परीक्षा कराने पे विचार कर रहे हैं और एग्जाम डेट घोषित जल्द हो, इसको लेकर उन्होंने कहा कि आपने चूंकि मीडिया में कहा था, अखबार में भी खबर छपी थी कि 10 दिन में अगर एग्जाम डेट घोषित नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग इसमें लग गए हैं कि एग्जाम कैसे जल्दी हो और इसी को लेकर आज मीटिंग थी। सचिवालय के भी कई अधिकारी आए थे, बीएसएससी के सभी अधिकारी मौजूद थे, बड़े अधिकारी सचिवालय से आए थे, सरकार की तरफ से भी कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, सचिव स्तर के, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी थे और बीएसएससी के सभी अधिकारीगण मौजूद थे। वहाँ एक मीटिंग हुई है इसी परीक्षा जो जितनी परीक्षाएं अभी लंबित है उसको लेकर कि कैसे जल्दी परीक्षा कराई जाए और पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। ये सारे अभ्यर्थी मौजूद थे, हम लोग भी देखे हैं कि कई अधिकारी जो है मीटिंग के बाद बाहर निकले हैं, तो ये बात उनकी सही लगी कि मीटिंग हुई है, क्योंकि हम लोग को भी लगता है कि क्या पता झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा कि कई अधिकारी मीटिंग के बाद बाहर निकले थे। उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया था, तो सचिव महोदय और ओएसडी महोदय मिले और एग्जाम डेट को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें संख्या 50-60 लाख से ज्यादा है, तो हम लोगों ने आज से ही अलग अलग जिला के जिलाधिकारियों से वार्ता शुरू कर दी है कि एग्जाम कैसे सही तरीके से कराया जाए कि पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो और सही से एग्जाम हो जाए। इसको लेके मीटिंग शुरू कर दिए हैं, अलग अलग जिला के जिलाधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं और
10 से 15 दिन का समय हमको चाहिए। 10 से 15 दिन में हम एग्जाम डेट घोषित कर देंगे बीएसएससी CGL 4 द्वितीय इंटर स्तरीय BSO परिचारी इन सब का। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीना के अंदर हम ये सब एग्जाम कराना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो आप हमको 10 से 15 दिन का समय दीजिए, 10-15 दिन में हम एग्जाम डेट घोषित कर देंगे। हमने ये कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर आप एग्जाम डेट घोषित नहीं करेंगे तो 10 से 15 दिन के बाद यही BSSC ऑफिस के बाहर हम लोग महा आंदोलन करेंगे और पूरा ये सड़क बेली रोड जाम हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेवार BSSC होगी, आप लोग होंगे। और अभी 10 से 15 दिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हमने कहा है अंदर 10 से 15 दिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आप लोग एग्जाम का डेट घोषित कीजिए, तैयारी कीजिए। और 10 से 15 दिन तक हम लोग अलग अलग जिला हम जाएंगे, अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग करेंगे। और जैसे ही 10 से 15 दिन पूरा होगा, अगर एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ तो हम BSSC ऑफिस के बाहर महा आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर हम एग्जाम डेट घोषित कर देंगे। तो अभ्यर्थी जितने हैं, आप सबसे हम अपील करेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए और 10 से 15 दिन हम वेट करते हैं। अगर एग्जाम डेट घोषित नहीं होता है तो हम लोग महा आंदोलन करेंगे। और इस 10 से 15 दिन के अंदर, इस 10-15 दिन में हम अलग अलग जिला में आएंगे, जिसमें हम आप लोग के साथ मीटिंग करेंगे, एक अलग अलग जिला का टीम बनाएंगे। और अगर 10 से 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट नहीं आता है तो हम लोग महा आंदोलन करेंगे। और अंदर चूंकि 2 लोग को ही बुलाया गया था, तो हम गए थे, यानी छात्र नेता दिलीप कुमार और हमारे साथ प्रियंका पटेल जी थी। तो ये दोनों हम लोग थे। फिर हमने OSD महोदय से आग्रह किया कि आप बाहर चलकर अभ्यर्थी जो 8-10 आए हैं उनको भी आप बता दीजिए, जो बात हम लोग किए वही बात बता दीजिए। तो ये सारे जो 8-10 अभ्यर्थी है, इन लोग के सामने भी उन्होंने यही बात बताई जो बात हम लोग के बीच हुई। तो ये लोग भी सुने हैं कि 3 महीना के अंदर एग्जाम कराने की बात वो करें। हम भी जानते हैं, देखिए 50-60 लाख से अधिक संख्या है। हम भी ये नहीं कह सकते हैं कि 1 महीना के अंदर आप एग्जाम करा लीजिए, क्योंकि ये संभव नहीं है। जो BSSC 3 साल से सोई हुई है वो 1 महीना में एग्जाम करा ले, ये संभव ही नहीं है। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि एग्जाम सही से न हो, पेपर लीक हो जाए, धांधली सेटिंग हो जाए। नहीं, हम चाहते हैं पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, धांधली सेटिंग ना हो, किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, पेपर लीक ना हो। तो इसलिए अच्छे तरीके से एग्जाम हो। तो इसलिए के लिए कम से कम हमको भी पता है 2 से 2.5 महीना समय BSSC जब से शुरू करेगी तो 2.5 महीना कम से कम समय लगेगा। तो ये 3 महीना के अंदर बोल रहे हैं एग्जाम करा लेंगे। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट घोषित हो, नहीं तो महा आंदोलन होगा इसी BSSC ऑफिस के बाहर। बस आप लोग पढ़ाई कीजिए और एकजुट रहिए। हम अलग अलग जिला में आ रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे, बैठक करेंगे, टीम बनाएंगे अलग अलग जिला का, हर जिला का। और 10 से 15 दिन के अंदर नहीं आया एग्जाम डेट तो महा आंदोलन इसी BSSC ऑफिस के अंदर होगा। और कुछ लोग जो आजकल अलग अलग पार्टी के एजेंट है, कोचिंग के एजेंट है, वो लोग हर आंदोलन में घुसकर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा नाम लेकर कि दिलीप भैया भेजे हैं, दिलीप कुमार भेजे हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं कीजिए। जब तक मैं वीडियो में नहीं बोलूं, मेरे फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पे कुछ लिखा ना जाए मेरे द्वारा, तब तक किसी की बातों पे भरोसा नहीं कीजिए। क्योंकि मेरा नाम लेकर कुछ लोग आजकल चेहरा चमकाने में लगे और कहते हैं कि दिलीप भैया भेजे हैं तो दिलीप भैया ऐसा बोले हैं, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं, मेरा वीडियो सुनिए, मेरे फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पे देखिए कि क्या हम बोलते हैं या क्या लिखते हैं, उसी को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।